हाँ जी बेटे, पिछली क्लास में हमने विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा ना। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्टोक्स लॉ। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्टोक्स नहीं, स्टोक्स लॉ। हमारा बोर्ड अच्छे से साफ नहीं हुआ, इसका मतलब ये डस्टर से काम नहीं कर रहा है, इसको थोड़ा डस्ट को हटा दिया तो बोर्ड बढ़िया साफ हो। ठीक है, स्टोक्स लॉ क्या कहता है बेटे, ध्यान से देखें आप। स्टोक्स लॉ हमने पीछे विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा। हमने कहा कि जब लिक्विड लेयर्स में मूव करता है तो उसकी दो लेयर्स के बीच में एक अपोजिंग फोर्स लगता है जो लिक्विड को चलने से रोकता है, और बाय द सेम रीजन लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड मूव करेगा उसके ऊपर भी तो विस्कस फोर्स लगेगा ना। यस सर। हम जब तैरेंगे, जैसे हम हवा इधर चलते हैं, मान लो हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाने से जो हमें रोकने वाले फोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो फ्रिक्शन जो साइकिल के पार्ट्स में है, दूसरा एयर फ्रिक्शन भी हमें रोकता है। हवा जो सामने से अगर चल रही हो तो साइकिल चलाना मुश्किल है ना। ठीक वैसे ही लिक्विड में जब कोई सॉलिड बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके ऊपर भी विस्कस फोर्स लगता है, यानी विस्कोसिटी उसे भी रोकने की कोशिश करते हैं। इज इट क्लियर? और एक अपथ्रस्ट हो गया, वो तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा ही, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे विस्कस फोर्स की। किसकी बात करेंगे? विस्कस फोर्स की। कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी विस्कस लिक्विड में मूव कर रहा है, किसी विस्कस लिक्विड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कितना ऑपोजिंग फोर्स लगेगा, ये बताता है स्टोक्स लॉ। क्लियर हुआ? ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, विस्कस फोर्स acts on an object moving in a viscous liquid, moving in a viscous liquid is ये जो विस्कस फोर्स लगेगा किसी ऑब्जेक्ट पर जो कि लिक्विड के अंदर मूव कर रहा है, दैट इज, ये ऑब्जर्व किया गया बच्चों कि जो विस्कस लिक्विड में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, सपोज करते हैं कोई एक स्फेरिकल बॉडी है, कोई गोली जैसा कुछ, कांच गोली खेलते हैं बच्चे वैसा कुछ, हमने कोई एक स्फेरिकल बॉडी लिया और उसे लिक्विड के अंदर मूव करते हैं, मूव करवाते हैं, तो उसके ऊपर लगने वाला जो विस्कस फोर्स है ये ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि वो विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉडी की रेडियस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉडी की रेडियस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, यानी जितनी बड़ी बॉडी होगी उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना गाढ़ा लिक्विड होगा, जितना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा उतना ही ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। और तीसरा फैक्टर, जितनी ज्यादा वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। कोई ऑब्जेक्ट स्लो मूव करेगा तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स कम लगेगा, कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा तेजी से मूव करेगा तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगा। बोलो बच्चे, बात समझ आई कि नहीं? यस सर। एनी डाउट एनीबॉडी? नो सर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है that F is directly proportional to coefficient of viscosity, directly proportional to radius of the body and directly proportional to velocity of the body। ये तीन फैक्टर्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी। बोलो बच्चे, बात समझ आ रही है? कोई डाउट है किसी बच्चे को? और जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा देते हैं तो क्या लगेगा? एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट है बेटे 6 पाई। वो कांस्टेंट क्या है? 6 पाई। तो ये है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि कोई बॉडी, एक स्फेरिकल बॉडी हमने मान लिया जिसका रेडियस r है, v वेलोसिटी से नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाले लिक्विड में मूव कर रहा है तो इतना फोर्स लगेगा उसके ऊपर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एनी डाउट टू एनीबॉडी? तो इसे आप दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तो आप ये लिख सकते हैं, अभी आप सिर्फ सुनेंगे, कैसे लिख सकते हैं ये बता रहा हूं। ये जो हमने एक लाइन में खत्म कर दिया, इसे आप 3 लाइन तक एक्सटेंड कर सकते हो। आप कह सकते हैं कि दिस फोर्स इज, नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, नंबर 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द बॉडी, नंबर 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड। फिर तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा RV, फिर प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे और कांस्टेंट लगेगा 6 पाई। अब इसमें दो बातें बच्चे के दिमाग में आती है। नंबर 1 बात तो ये कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली है, कैसे पता?
और नंबर 2 ये कि कांस्टेंट 6 पाई ही क्यों लगेगा, कुछ और क्यों नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? और इस बात का आंसर ये है बच्चों, ये दोनों ही काम हम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली पता किया गया होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसमें कांस्टेंट क्या लगेगा, ये वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली पता की गई होती है, फाइंड की गई होती है। इज इट ओके? और हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले तो उनकी प्रोपोर्शनलिटी बताते हैं और फिर कांस्टेंट की वैल्यू बताते हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो कोई भी कांस्टेंट ऐसे ही किसी की मर्जी से नहीं लगाया गया है कि ये लोग बनाते हुए उनके दिमाग में आया होगा कि चलो 6 पाई लगा देते हैं, अगर बाई चांस 4 पाई आ जाता तो वो 4 पाई लगा देते। नहीं, ये सारी बातें, सभी वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली फाउंड होती हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? एक तो तरीका ये है स्टोक्स लॉ को लिखने का। दूसरा इसका तरीका ये है, कई बार जब हम इसके प्रूफ की बात करते हैं तो डायमेंशनल एनालिसिस से इसका प्रूफ किया जाता है। इसका प्रूफ किससे किया जाता है बच्चों? डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस मैंने आपको पहली यूनिट में यूनिट्स एंड डायमेंशंस में सिखाया था यस सर। डायमेंशनल एनालिसिस के 3 यूज थे। कौन कौन से? एक तो 2 अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट करना, जैसे एसआई से सीजीएस और सीजीएस से एसआई, ऐसा कुछ। दूसरा, अलग अलग क्वांटिटीज के बीच में फार्मूला डिराइव करना। इज इट क्लियर? और एक था डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक करना। तो उनमें से जो दूसरे यूज की मैं बात कर रहा हूँ, फार्मूला डिराइव करना, उस तरीके का यूज करके हम ये फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। बोलो, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नो सर। हाँ जी। डायमेंशनल एनालिसिस के तरीके से भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं। अब डायमेंशनल एनालिसिस हमने फर्स्ट यूनिट में किया था, अब हम 7th यूनिट में हैं, तो आप बच्चों के दिमाग से भी थोड़ा थोड़ा हल्का हो गया होगा, है ना? लाइट लाइट सा कुछ दिख रहा होगा डायमेंशनल एनालिसिस। कईयों को विजिबिलिटी प्रॉब्लम टोटल हो गई होगी, 100% लॉस। थोड़ा थोड़ा अंदाजा से बता देता हूँ, हिंट दूंगा, करेंगे आप, ठीक है? करते क्या है बेटे उसमें, जो 3 अब हमें एक बार इसको एक बार भूल जाओ, हमें सिर्फ इस बात का पता है कि जो विस्कस फोर्स है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। कौन कौन से 3 फैक्टर्स? पहला फैक्टर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दूसरा फैक्टर रेडियस ऑफ द बॉडी, और तीसरा फैक्टर वेलोसिटी। हमें ये नहीं पता कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली है। क्लियर हुआ? तो हम क्या करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में, हम मान लेते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन तीनों के अलग अलग पावर्स के। सपोज इसकी पावर ए, इसकी पावर बी, इसकी पावर सी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। इज इट फाइन? यस सर। तो इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लिया हमने। अब अगर ए बी सी की वैल्यूज निकालेंगे हम, ए बी सी की वैल्यूज अगर पॉजिटिव आ जाती है मतलब तीनों के डायरेक्टली है, अगर इनमें से कोई नेगेटिव आता है तो इसका मतलब उसका इनवर्सली हो गया। तो हमें पता करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली डायमेंशनल एनालिसिस से प्रूफ हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इधर तो फोर्स की डायमेंशंस लिख देंगे, m1 l1 t - 2, इधर आप कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन लिखेंगे, इधर रेडियस का, लेंथ पावर 1, इधर वेलोसिटी का। फिर इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वहां से दोनों तरफ मास की पावर को मास के बराबर रखेंगे, लेंथ वाली पावर लेंथ के बराबर रखेंगे, टाइम वाली पावर टाइम के बराबर रखेंगे। वहां से ए बी सी की वैल्यूज आएंगी। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? ए बी सी की वैल्यूज आएंगी, वो वैल्यूज वापस यहाँ रखेंगे, तो आप देखेंगे कि ए बी और सी तीनों की वैल्यू 1 आएगी। जब आप पता करेंगे तो तीनों की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। ये वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? नीटा पावर 1, आर पावर 1, वी पावर 1। तो ये 1 1 1 लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। फिर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं और एक क्या लग जाता है? कांस्टेंट। क्या लग जाता है? कांस्टेंट। डायमेंशनल एनालिसिस में एक कमी भी थी, मैंने आपको बताया था कि वो कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बताता ना। तो कोई बात नहीं, हम इसे यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि f = 6 पाई नीटा आर भी होता है, तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू तो पहले से पता है, तो जब पता है तो हम लिख देंगे। बोलो, कोई दिक्कत है? तो आप इस लॉ को 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका मैंने आपको बताया था, ये डायमेंशनल एनालिसिस के तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आगे आप कर लेंगे। यस सर। डाउट है किसी बच्चे को? नो सर। ठीक है बच्चों, तो ये था स्टोक्स लॉ। ये क्या था? स्टोक्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा जो है वो बॉडी इन मोशन से रिलेटेड ही है, और हमारा टॉपिक है बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी। हमारा टॉपिक क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी पर जाने से पहले इसमें हमने ना कुछ अजम्पशंस लिए हैं। क्या लिए? कुछ अजम्पशंस। स्टोक्स लॉ को पढ़ते हुए हम जो चीजें मानकर चले हैं वो भी हमें यहाँ पर बतानी जरूरी है कि हम क्या क्या मानकर चले हैं। देखो, इसमें हमने ये मान लिया कि जो बॉडी है वो स्मॉल साइज्ड बॉडी है। यहाँ हमने बहुत बड़ी बॉडी की बात नहीं करी, ठीक? बॉडी इज कंसीडर्ड एज ए स्मॉल साइज्ड बॉडी, और क्योंकि वो स्मॉल साइज्ड बॉडी है वो स्मूथ बॉडी भी है। हमने क्या मान लिया उसे? स्मूथ। इरेगुलर बॉडी नहीं माना। एक रेगुलर शेप, हमने स्फेरिकल शेप लिया, तो वो एक रेगुलर और स्मूथ बॉडी हमने कंसीडर किया स्मॉल साइज का। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये भी मान लिया
कि बॉडी स्लोली मूव कर रही है, बॉडी स्लोली मूव कर रही है। अब ऐसा क्यों माना? क्योंकि जब बॉडी बहुत फास्ट मूव करती है ना बच्चों, तो लिक्विड के अंदर जो देखो जब बॉडी अंदर जाएगी, किसी लिक्विड के अंदर जब बॉडी घुसेगी, ध्यान देना, सपोज करते हैं कि ये कोई लिक्विड है और इसके अंदर एक बॉडी हमने गिराई। जब इसके अंदर बॉडी जाएगी तो यहाँ से ये जो लिक्विड हटेगा तो वो लिक्विड भी रिलेटिव मोशन करेगा कि नहीं करेगा? आपस में लेयर्स के अंदर भी मोशन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो लिक्विड के अंदर जब मोशन होता है ना, थोड़े एक दो लेक्चर के बाद हम उस पर चलेंगे भी लिक्विड के मोशन कितने टाइप के होते हैं। उसमें हम स्ट्रीमलाइन फ्लो पढ़ेंगे, टर्बुलेंट फ्लो पढ़ेंगे, लेमिनार फ्लो पढ़ेंगे। तो जनरली हम ये मानकर चलते हैं कि जब स्मूथ फ्लो होता है लिक्विड का तो उसे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो मानते हैं। थोड़ा बाद में जाएंगे तो उसकी डिटेल भी आएगी। लेकिन जब इरेगुलर फ्लो होता है तो उसे हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो, यानी पार्टिकल्स का रैंडमली चलना, रैंडम मोशन में हो जाना। तो जब एक बॉडी बहुत ज्यादा वेलोसिटी से जाएगी तो लिक्विड का जो रिलेटिव मोशन होगा वो एक्चुअल में टर्बुलेंट टाइप का हो जाता है। इसलिए हम यहाँ ये भी मानकर चले हैं कि जो लिक्विड के अंदर बॉडी है वो स्लो मूव करती है। क्या सब बच्चों को बात समझ आएगी? तो स्टोक्स लॉ को पढ़ने के साथ साथ हमने कुछ अजम्पशंस मानी है। ये लॉ सिर्फ इन्हीं कंडीशंस में वैलिड है, व्हेन द बॉडी इज ऑफ स्मॉल साइज, व्हेन बॉडी इज स्मूथ एंड इज ऑफ परफेक्ट शेप जस्ट लाइक स्फीयर, एंड व्हेन इट इज मूविंग स्लोली। कोई डाउट किसी बच्चे को? और इसमें एक चीज और हम ये मानकर चलते हैं कि बॉडी और लिक्विड के बीच में स्लिप नहीं होगा कुछ। स्लिप जानते हो? स्लिप हो जाना, जैसे हमारा पैर स्लिप हो जाता है ना? तो इस प्रकार का मोशन नहीं होगा, कोई स्लिपरी मोशन बॉडी और लिक्विड के बीच में नहीं होगा। ये भी हम यहाँ पर मानकर चलते हैं। क्लियर हुआ? अब हम बढ़ते हैं बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी की तरफ। व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक? टर्मिनल वेलोसिटी। बड़ा ही सिंपल और इंटरेस्टिंग है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है बेटे, वो ध्यान से सुने आप पहले। देखो पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर हम लिखेंगे इसे। टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन और उसकी कुछ डेरिवेशन वगैरह। व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? फर्स्ट यू पीपल अंडरस्टैंड। देखो बेटे ये कोई लिक्विड कूलम मान लिया, मान लेते हैं कि यहाँ सब जगह पे क्या है? लिक्विड है। इज इट ओके? हाँ जी, ये हमने एक लिक्विड कूलम मान लिया, इनफाइनाइट एक्सटेंशन। ठीक है। अब जब इसके अंदर एक बॉडी गिराएंगे, सपोज करते हैं कि हमने इसके अंदर कोई एक बॉडी गिराई, ठीक है, ऐसे भी हमने एक बॉडी मान ली। सबसे पहले इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसका वेट, यहाँ तक कोई डाउट है? mg नीचे की तरफ लगेगा और इसके ऊपर की तरफ को, अच्छा ये जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, यानी इट विल एक्सेलरेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट विल एक्सेलरेट। इज इट ओके? इसकी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन इसके ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो इसके ऊपर लग रहा है बच्चों अपथ्रस्ट। क्या लग रहा है? अपथ्रस्ट। और दूसरा इसके ऊपर लग रहा है विस्कस फोर्स। दूसरा कौन सा लग रहा है? विस्कस फोर्स। एक तो लिक्विड की विस्कोसिटी की वजह से E6 पाई मीटर RV वाला हमने पढ़ा, ये लग रहा है। और दूसरा लिक्विड अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट हमने पढ़ा था कि हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर ऊपर की तरफ लगता है। क्लियर हुआ? और नीचे की तरफ कौन लग रहा है? mg ये कोशिश करेगा, mg की वजह से इसका स्पीड नीचे की तरफ बढ़ेगी, यानी बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा। और हमने अभी भी पढ़ा स्टोक्स लॉ में F = 6 पाई मीटर RV में कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कि जो विस्कस फोर्स है ये वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा। हाँ या ना? yes, और जब ये विस्कस फोर्स बढ़ेगा तो इसकी स्पीड को कम करेगा। यस और नो? यस सर। एक ऐसी स्टेज आएगी कि इसकी वेलोसिटी के बढ़ने के साथ साथ अपथ्रस्ट तो फिक्स वैल्यू का है, अभी पता करेंगे कितना है। अपथ्रस्ट फिक्स वैल्यू का है, लेकिन विस्कस फोर्स वेलोसिटी के साथ बढ़ रहा है और वेलोसिटी बढ़ रही है ग्रेविटी की वजह से। तो जैसे जैसे जो स्पीड है वो पहले बढ़ रही थी ग्रेविटी की वजह से, लेकिन कम होना शुरू हुई विस्कस फोर्स की वजह से। तो एक ऐसी स्टेज है कि जब दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों कौन कौन? ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स। क्लियर हुआ? yes, और उस टाइम बॉडी की वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी। एम आई राइट और नॉट? यस सर। और जब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी तो बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। यानी अब एक फिक्स वेलोसिटी से बॉडी नीचे की तरफ मूव करने लगेगी और उसे बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? टर्मिनल वेलोसिटी। अब सुनिए टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। टर्मिनल वेलोसिटी हम उस वेलोसिटी को कहते हैं जिससे
बॉडी मूव करती है जब वो किसी लिक्विड के अंदर होती है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर होती है जब अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। इज इट फाइन? Yes, sir. हाँ जी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख रहे हैं। इट इज दैट कांस्टेंट वेलोसिटी acquired by a body when it moves in a viscous fluid. It moves in a viscous fluid. जरूरी नहीं कि यहाँ लिक्विड ही हो, गैसेस भी हो सकते हैं। यही सेम फार्मूला अगर मान लो एक कोई पैराशूट लेकर इंसान ऊपर हिली एरिया से या किसी एरोप्लेन से कूदता है नीचे की तरफ, तो उसकी भी टर्मिनल वेलोसिटी यही होगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ लिक्विड में बॉडी का मोशन है, किसी भी फ्लूइड में मोशन हो सकता है, लिक्विड में हो चाहे गैसेस में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. ठीक है, तो हम टर्मिनल वेलोसिटी अब ध्यान देना बच्चों। अब नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? mg। ऊपर की तरफ कौन लग रहा है? अप थ्रस्ट एंड विस्कस फोर्स। व्हेन अपवर्ड फोर्स या नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अब अपवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं? अप थ्रस्ट और विस्कस फोर्स। और डाउनवर्ड फोर्स कौन है? वेट। क्लियर हो? अप थ्रस्ट कितना लगेगा बच्चों? हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर। Yes, sir. और लिक्विड कितना हटेगा? जितना ध्यान देना, मास ऑफ लिक्विड इनटू जी। वेट क्या होगा बच्चे? मास इनटू जी ना। Yes. कितना लिक्विड का मास वहां से हटा? लिक्विड का मास कितना हटेगा? जितना लिक्विड का वॉल्यूम हटेगा इनटू डेंसिटी। अरे भैया, मास बराबर क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है ना। Yes. और लिक्विड का कितना वॉल्यूम वहां से हटा इनटू लिक्विड की डेंसिटी। और लिक्विड का वॉल्यूम कितना हटेगा? जितना बॉडी का वॉल्यूम है, क्योंकि बॉडी पूरी तरह से लिक्विड में है। यस और नो? Yes, तो क्या sir. यही फार्मूला है अप थ्रस्ट का? Yes, sir. यस। विस्कस फोर्स का फार्मूला m, मास वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ये मास किसका है? बॉडी का ना। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी। से यस और नो? Yes, sir. ठीक है जी। अब ध्यान देना बच्चों, बॉडी का वॉल्यूम कितना? चलो वॉल्यूम को तो v लिखे रखते हैं, इट्स फाइन। अब हमें चाहिए क्या? v। तो 6 पाई नीटा rv, इसको यही रखते हैं, इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? वॉल्यूम और g कॉमन आ जाएंगे। ध्यान देना, बॉडी का वॉल्यूम और ये वॉल्यूम बराबर ही तो है ना, इसलिए मैंने दोनों को v लिख दिया। v कॉमन आ गया, g कॉमन आ गया। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ बॉडी, ये इधर डेंसिटी आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। कोई डाउट है? No, sir. ठीक है। वेलोसिटी चाहिए आपको सिर्फ, तो 6 पाई नीटा r इसके नीचे आ जाएगा। 6 पाई। क्या यहाँ तक समझ आया? Yes, कोई sir. डाउट है किसी को? No, sir. अब ध्यान देना, अब यहाँ पर ये v क्या चीज है बेटे? वॉल्यूम। क्या चीज है ये? Volume. वॉल्यूम। हमने स्फेरिकल शेप की बॉडी ले रखी है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। पाई से पाई कैंसिल, r की एक पावर से एक पावर कैंसिल, 2 से 2 पर कैंसिल, 2 से 3 पर कैंसिल। अब देखो बच्चों क्या बचा? यहाँ बचा 2, नीचे 3 into 3 9। क्लियर? Yes, sir. 2/9 r square g, r square density of body minus density of liquid divided by नीटा। इतना ही तो बचा है, नीचे और कुछ तो नहीं बचा। No, बस sir. ठीक है, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला आ गया बच्चों। 2/9 r square g by नीटा डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? No, sir. एनी डाउट टू एनीबॉडी? No, sir. इसका मतलब ये है कि टर्मिनल वेलोसिटी किस किस बात पर डिपेंड कर रही है, ध्यान दीजिए बच्चों। नंबर एक बात तो जो बॉडी का रेडियस है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी बॉडी अगर ज्यादा बड़ी होगी तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम क्योंकि अर्थ सरफेस के आसपास ही कंसीडर करेंगे, तो हालांकि अगर ज्यादा ऊपर आप चले जाएंगे तो फिर जी की वैल्यू चेंज जो आएगा वो हमें ऑलरेडी पता है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से। तो जी को एक बार के लिए हम नॉर्मल हाइट्स के लिए क्या कंसीडर कर लेते हैं? कांस्टेंट मान लेते हैं। नीटा इज आल्सो ए कांस्टेंट, तो लगभग लगभग ये वाला चीज तो कांस्टेंट है। तो डेंसिटी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है।
नंबर 1 बात तो टर्मिनल वेलोसिटी r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर 2 डेंसिटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इज इट क्लियर? ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक फिक्स लिक्विड के लिए तो फिक्स है, लेकिन अगर हम लिक्विड चेंज करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी अगर लिक्विड ज्यादा विस्कस होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि इसको उल्टा है। ध्यान देना, 3 बातें यहाँ से निकल के आ रही हैं। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी डिफरेंस एंड v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा। एनी डाउट? No, sir. यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि बॉडी बड़ी होगी तो क्या होगा, डेंसिटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, विस्कोसिटी कम होगी तो क्या होगा, और विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा। क्या क्लियर है बात? Yes, sir. कोई डाउट है किसी बच्चे को? No, sir. अब ज्यादातर केस में तो हम क्या देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं कि बॉडी की डेंसिटी जो है वो लिक्विड से ज्यादा होती है ज्यादातर केस में। जैसे कोई सॉलिड बॉडी है, कोई पत्थर हमने गिराया, कोई बॉल हमने गिराई, ऐसा जनरली ऐसा होता है। बट समटाइम्स इसका उल्टा हो सकता है। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि जो बॉडी लिक्विड के अंदर मूव कर रही है उसकी डेंसिटी कम है, जो ऑब्जेक्ट है। अब जैसे एयर बबल है, बुलबुला, हवा का बुलबुला, पानी के अंदर कोई बुलबुला बना, उसकी डेंसिटी, एयर डेंसिटी लिक्विड से कम होगी कि ज्यादा? कम होगी। अगर ये कम हो गया, लिक्विड वाली डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ये वाला फैक्टर नेगेटिव हो गया ना। Yes, sir. नेगेटिव हो गया, इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव। नेगेटिव टर्मिनल वेलोसिटी का क्या मतलब है? इट विल मूव अपसाइड, इट विल मूव Upside. ऊपर की तरफ। इसीलिए जो एयर बबल बनता है, बुलबुला बनता है पानी में, वो ऊपर की तरफ आता है, बाकी सारी चीजें नीचे की तरफ जाती हैं। इज इट फाइन? Yes, तो जो चीज sir. ऊपर की तरफ आ रही है इसका मतलब उसकी टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव है, चाहे वो कोई और बॉडी हो, एयर बबल की जरूरी नहीं है। क्लियर हुआ? Yes, यानी ये sir. डिपेंड करेगा कि बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है कि कम। अगर बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है, बॉडी विल मूव डाउन साइड, बॉडी की डेंसिटी कम है, बॉडी विल मूव अप साइड। एनी डाउट? No, sir. ठीक है, तो आज हमने स्टोक्स लॉ पढ़ा एंड साथ में पढ़ा टर्मिनल वेलोसिटी, और साथ में हमने इसमें एक छोटी सी बात ये पढ़ी कि राइज ऑफ एयर बबल इन ए लिक्विड। एक लिक्विड के अंदर एयर बबल ऊपर की तरफ क्यों जाता है। ठीक है जी। Yes, अगले sir. अगली क्लासेस में हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। आज की क्लास में इतना ही।